बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार के साथ अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम अव्यय का दूसरा भेद संबंध बोधक पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोग अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं अव्यय का दूसरा भेद संबंध बोधक। संबंध बोधक, जैसा कि बच्चों नाम से ही ज्ञात होता है कि वाक्य में संबंध को, जिससे हमें संबंध का पता चलता है। ये हमारा संबंध बोधक, यानी जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उसे संबंध बोधक कहते हैं। इसे देखते हैं, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम, यानी हमारा वो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा भी हो सकता है सर्वनाम भी हो सकता है, उसके बाद में यानी उसके बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं, उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के निकट, के दूर, के पीछे, के खिलाफ, के पूर्व, के बाहर, के सहारे, के आगे, के सिवाय, के बिना इत्यादि। ये हमारे बहुत सारे सब ऐसे ही हैं, शब्द हैं जो हमारे जब वाक्य में संज्ञा के बाद में आकर या सर्वनाम के बाद में आकर उसमें जो है संबंध जो है बताते हैं। तो आइए उदाहरण जरा देखते हैं। वाक्य में पीछे सोनू खड़ा है, यानी हम मीनू और सोनू के संबंध को के पीछे बता रहा है। तो ये के पीछे हमारा क्या है? ये हमारा संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा देखिए, जैसे मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। के बिना यानी कि मैं और गोपाल, यानी गोपाल और मैं दोनों के संबंध को कौन के बिना यह बता रहा है। तो ये हमारा के बिना हमारा संबंध बोधक अव्यय है। तीसरी में देखिए, सोनू के घर के निकट मंदिर है। किसके? सोनू के घर के निकट क्या है? मंदिर। और सोनू के जो है घर, जो है सोनू का घर और मंदिर दोनों के जो आपस के संबंध को के निकट बता रहा है। तो ये हमारा के निकट क्या है? संबंध बोधक अव्यय। पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है। इसके ऊपर पेड़ के ऊपर, पेड़ और चिड़िया को के ऊपर जो है हमें दर्शा रहा है। तो ये हमारा के ऊपर संबंध बोधक अव्यय है बच्चों। तो आपको अव्यय संबंध बोधक अव्यय क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज जरा हम देखते हैं कि अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेदों को हम जो है जानते हैं। तो हमारे अर्थ के अनुसार जो संबंध बोधक भेद है वो भी हमारे कई प्रकार के बच्चों, जिसमें पहला भेद है हमारा काल बोधक। काल बोधक, जैसा कि हमें जो है नाम से ही पता लग रहा है, काल यानी समय, जो है जिन अव्यय शब्दों से समय का पता चलता है उसे काल बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के बाद, यानी हम लोग बोलते हैं इसके बाद ये हुआ, के पहले, के पश्चात आदि। चलिए उदाहरण में देखते हैं इन शब्दों का प्रयोग। मोहन के बाद कोई नहीं आया। इसके बाद मोहन के बाद हमें पता लग रहा है कि वो जब चला गया, हमें समय का पता लग रहा है कि जब वो गया तो उसके बाद कोई नहीं आया। तो यहाँ के बाद जो है हमारा जो है काल बोधक अव्यय है। दूसरे में देखते हैं, रमन के पहले अमन चला गया, यानी रमन और अमन के संबंध को क्या पता है कि उससे पहले, के पहले हमारा क्या है इसमें काल बोधक है। स्थान बोधक, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, स्थान यानी जगह का पता लगता है इससे। तो जिन अव्यय शब्दों से स्थान का पता चलता है उन्हें स्थान बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के आगे, के पीछे, के सामने, के भीतर आदि। आइए वाक्य में उदाहरण देखते हैं। मेरे घर के सामने, यानी पता लग किसके, यानी मेरे घर के सामने मंदिर है। तो यहाँ के सामने यानी में जगह का, स्थान का पता लग रहा है कि कहाँ पे है मंदिर, जो वो मेरे घर के सामने। तो मेरे यहाँ पे के सामने हमारा स्थान बोधक अव्यय है। दूसरा, विद्यालय के पीछे पार्क है। दूसरे में विद्यालय के पीछे पार्क है। तो विद्यालय और पार्क के संबंध को क्या बता रहा है कि किसके पीछे? विद्यालय के पीछे जगह बता रहा है, स्थान बता रहा है के पीछे, यानी के पीछे हमारा स्थान बोधक अव्यय है बच्चों। तीसरा भेद है हमारा बच्चों दिशा बोधक। दिशा, जो हम लोग इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं, इससे हमें दिशा का पता लगता है कि किस साइड है। जिन अव्यय शब्दों से किसी दिशा का पता चलता है उन्हें दिशा बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे की तरफ, के पास, के निकट, इधर उधर
आदि। वाक्य में देखते हैं कि इसका कैसे प्रयोग किया गया है। रोहन के घर की तरफ देखो। मैं क्या, इस साइड में यानी इस साइड का दिशा कर की तरफ संकेत किया कि उसके घर की तरफ देखो। तो यहाँ की तरफ हमारा क्या है, दिशा बोधक अव्यय। अमन के घर के पास, दूसरा ये हमारा, अमन के घर के पास रमन का घर है। तो यहाँ अमन और रमन के घर के पास हमें क्या, जय बता रहा है कि किसके घर के पास, रमन के घर के पास, अमन यानी अमन का घर रमन के घर के पास। तो यहाँ के पास हमारा क्या है, दिशा बोधक अव्यय। चलिए बच्चों चौथा देखते हैं, जो है साधन बोधक। जैसा कि साधन जो है माध्यम जो हम लोग कहते हैं, वो जो है उससे, इससे साधन से हमें ये चीज ज्ञात हो रही है कि माध्यम यानी जिन अव्यय शब्दों से किसी साधन का पता होता है कि किसके द्वारा वाक्य जो है, उन्हें हम साधन बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के माध्यम, के सहारे कहते हैं ना, उसके सहारे हमारा ये काम हुआ, उसके माध्यम हुआ, के द्वारा, के जरिए आदि। तो उदाहरण में हम जरा देखते हैं वाक्य में, वह रामू के सहारे ही सड़क पार कर सकता है। यहाँ किसका सहारा ले रहा है, रामू का, जो है वह रामू का, यानी इन दोनों के संबंध को के सहारे हमें दर्शा रहा है या ज्ञात करा रहा है। तो ये हमारा क्या साधन कौन हुआ, यहाँ रामू। तो ये साधन बोधक अव्यय हुआ। गोलू के द्वारा मोनू का कार्य पूरा कराया गया। किसके माध्यम से, गोलू और के माध्यम से मोनू का कार्य। तो यहाँ के द्वारा, यहाँ के द्वारा हमारा साधन बोधक अव्यय है बच्चों। तो अब हमारा नेक्स्ट है यानी पांचवा, हेतु बोधक। हेतु बोधक यानी जिन अव्यय शब्दों से व्यक्तिरेक, व्यक्तिरेक माने होता है बच्चों अभाव का, अभाव के भाव का पता चलता है, उसे हेतु बोधक अव्यय कहते हैं। अभाव जहां पे होता है वहां की, जहां कमी जहां होती है, ये सोचिए अभाव, उसका पता चलता है हमें हेतु बोधक अव्यय से। तो जिन अव्यय शब्दों से व्यक्तिरेक यानी जो अभाव के भाव का पता चलता है, उसे हेतु बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के अलावा, के अतिरिक्त, के बिना, के सिवा, के बदले, के वगैरह आदि। वाक्य में देखते हैं, नमन अपनी माँ के बिना, यानी यहाँ नहीं रह सकता, यानी यहाँ पर के बिना हमारा क्या अभाव व्यक्त कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, हेतु बोधक अव्यय। पवन के बदले कार्तिक को भेज दो। के बदले यानी उसकी जगह यानी जो है ना, तो वहां पे क्या है, उसका भाव दर्शा रहा है। तो ये हमारा के बदले हमारा क्या है, हेतु बोधक अव्यय। नेक्स्ट है बच्चों हमारा विरोध बोधक। जैसा कि नाम से ही विरोध यानी विरुद्ध जो बोलते हैं, विरोध बोधक अव्यय यानी जिन अव्यय शब्दों से विरोध के भाव का पता चलता है, उन्हें विरोध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के विपरीत, के खिलाफ, के विरोध, के उल्टा आदि। उदाहरण में देखते हैं हम लोग वाक्य में, अमन ने रमन के खिलाफ गवाही दिया। तो यहाँ अमन रमन का संबंध क्या, यानी क्या बता रहे हैं यहाँ पे, के खिलाफ। तो ये के खिलाफ क्या हमारा, विरोधवादक, विरोध बोधक अवयव हमारा है ये। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। गांधी जी ने किसके विरुद्ध चलाया था, अंग्रेजों के विरुद्ध। तो यहाँ के विरुद्ध हमारा जो है विरोध बोधक अव्यय। बच्चों समता बोधक, समता जिसके नाम से यानी समानता, जिससे जिन अव्यय से हमें समानता का प्रतीक होता है, यानी ये समानता बोधक यानी जिन अव्यय शब्दों से समानता का पता चलता है, उसे समता बोधक अव्यय कहते हैं। समानता जो बल्कि जो आपस में होता है वो, जैसे की तरह, के समान, के जैसा, बोलते हैं ना हम लोग उसके जैसा, ऐसा की भांति, के अनुरूप, के बराबर आदि। उदाहरण में देखते हैं, कर्ण के समान दधीची भी दानी थे। यहाँ पर के समान कौन, कर्ण। आप लोग को मालूम होगा कि कर्ण बहुत बड़े दानी थे, उनको जो है दानवीर थे, तो उन्हीं के समान कहा गया कि उन्हीं के बराबर, यानी यहाँ समानता का भाव हमें पता लग रहा है इससे। के समान दधीची भी दानी थे, यानी के समान हमारा समता बोधक अव्यय है। रीना की तरह ही सीमा के कपड़े हैं। किसकी तरह, रीना और सीमा, यानी इसकी सीमा, रीना के कपड़े किसकी तरह, सीमा की तरह, यानी दोनों के
समानता का पता लग रहा है हमें इससे। तो की तरह हमारा समानता बोधक अव्यय है। नेक्स्ट बच्चों 8वां हमारा विषय बोधक। विषय, जिन अव्यय शब्दों से किसी विषय के बारे में पता चलता है उन्हें विषय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के विषय में, के बारे में आदि। उदाहरण में देखते हैं, रोहन को सोहन के विषय में पता है। यहाँ विषय के विषय हमारा विषय बोधक अव्यय। दूसरा देखते हैं, जैसे तुम्हें दिलीप के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पर के बारे में हमारा विषय बोधक अव्यय है। 9वां है बच्चों हमारा जो है 9वां अव्यय संग्रह बोधक। जैसा कि बच्चों में नाम से पता लग रहा कि इकट्ठा संग्रह करते ना, इकट्ठा हमारा। तो जिन अव्यय शब्दों से संग्रह यानी इकट्ठा होने का पता चलता है उन्हें संग्रह बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के सहित, पर्याप्त, भर, तक आदि। वाक्य में देखते हैं, अपूर्वी परिवार सहित विवाह में गई। सहित यानी इसमें हमें क्या, कई लोग उसमें है, इकट्ठे एकत्रित है, तो सहित यानी कई लोग का में हो रहा है। तो ये हमारा सहित क्या है, संग्रह बोधक अव्यय। दूसरा इसमें देखिए, मेरे पास पर्याप्त धन है। पर्याप्त यानी जय, पर्याप्त कई ज्यादा होगा तभी ना, तो पर्याप्त हमारा यानी जमा है, जय पर्याप्त हमारा क्या है, संग्रह बोधक अव्यय। तो बच्चों आपको संबंध बोधक के भेद के बारे में मालूम होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बच्चों ये देखते हैं कि संबंध बोधक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। संबंध बोधक का प्रयोग बच्चों 2 प्रकार से होता है, एक हमारा विभक्ति सहित और एक हमारा विभक्ति रहित। तो आइए जरा देखते हैं संबंध बोधक का प्रयोग, यानी संबंध बोधक का प्रयोग बच्चों 2 प्रकार से किया जाता है। पहला हमारा विभक्ति सहित, जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग विभक्तियों के साथ होता है। विभक्ति यानी हम लोगों ने जो कारक पढ़ा था बच्चों, कर्ता ने, कर्म को, जो हमारे ये कारक के जो चिन्ह होते हैं उनके साथ जिन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे विभक्ति सहित संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम के घर के पास मेरा घर है। यहाँ पर के पास यानी पास अव्यय के साथ के विभक्ति लगी है, तो ये हमारा के पास यानी हमारा विभक्ति सहित अव्यय है। दीनों के घर की तरफ मंदिर है। यहाँ पर की विभक्ति लगी है, की तरफ यानी की विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा विभक्ति सहित अव्यय कहलाएगा। दूसरा है हमारा बच्चों विभक्ति रहित। विभक्ति रहित यानी जिनमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं लगाया जाता जिनमें विभक्ति। विभक्ति रहित यानी जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग बिना कारक के, कारक यानी जो विभक्तियां उसके जो चिन्ह है उनके, यानी बिना कारक विभक्तियों के होता है, उन्हें विभक्ति रहित संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह परिवार सहित मेरे घर आया। यहाँ पर वह परिवार सहित मेरे घर आया, सहित हमारा अव्यय है। यहाँ इसके आगे कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, कोई भी कारक के चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरे है इसी तरह, हम रात भर जागते हैं। हम रात भर जागते हैं, क्या भर हमारा अव्यय है, लेकिन इसके आगे हमने किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है, यहाँ पे किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो ये हमारा जो है विभक्ति रहित अव्यय कहलाता है। तो आपको विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों अव्यय में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये आपको अव्यय में ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चों देखते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। आप लोगों ने क्रिया विशेषण भी पढ़ा है और संबंध बोधक भी पढ़ लिया, तो इन दोनों में हम लोग अंतर देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द है बच्चों हमारे, कुछ अव्यय हमारे ऐसे हैं, अव्यय वाले शब्द कि वो हमारे क्रिया विशेषण में भी प्रयोग होते हैं और संबंध बोधक में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया आप जानते ही हैं, जो है काम वाले शब्द यानी जो उनकी विशेषण यानी जो विशेषता बताते हैं। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया वाले जो शब्द होते हैं, काम वाले जो शब्द होते हैं, उनकी जो विशेषता बताते हैं वो हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और संबंध बोधक जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। तो बच्चों
क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर देखते हैं, क्योंकि हमारे कुछ अव्यय है ना जो दोनों में ही प्रयोग होते हैं। क्रिया विशेषण में किस तरह प्रयोग होते हैं, संबंध बोधक में किस तरह। तो चलिए अंतर देखते हैं। वे लोग ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे बैठे शब्द हमारा क्या है, क्रिया, आपको भी मालूम है। और क्या ये बैठ क्रिया की क्या विशेषता बता रहा है, कहाँ बैठे, ऊपर। ऊपर हमारा क्या हुआ, विशेषण शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द ऊपर। तो ये हमारा क्रिया विशेषण हुआ। इसी से ही आपका देखिए जो हमारे ये ऊपर अव्यय है वो हमारा संबंध बोधक कैसे प्रयोग किया गया। पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, यहाँ पे बच्चों ये पेड़ और चिड़िया का संबंध बता रहा है, कहाँ, किससे, दोनों के संबंध को आपस में दर्शा रहा ये विभक्ति लग के और इसके साथ कि पेड़ के ऊपर, ये हमारा पेड़ का और चिड़िया का संबंध बता रहा है। तो ये हमारा संबंध बोधक अव्यय हुआ। दूसरा है हमारा रमेश आगे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, चल रहा है क्या है हमारा, क्रिया। और इस क्रिया की क्या विशेषता है कि वो आगे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, आगे। तो ये आगे हमारा क्या, विशेषण। तो ये हमारा विशेषण, ये हमारा आगे चल रहा है, ये आगे हमारा क्रिया विशेषण हुआ। अब इसी आगे अव्यय में आप देखिए संबंध बोधक में किस तरह प्रयोग किया गया। रमेश मोहन के आगे चल रहा है, यहाँ पर रमेश और मोहन के संबंध को ये हमारा ये के आगे जो है वो बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा इन दोनों के संबंध को बताया जा रहा है, इसलिए के आगे विभक्ति भी लगी है यहाँ पर हमारी। तो ये हमारा संबंध बोधक अव्यय है। चलिए तीसरा, राम नीचे बैठा है, ये बैठा हमारा क्रिया है और नीचे हमारे क्या, उसकी विशेषता बता रहा है क्रिया शब्द की। तो बताया गया था ना कि क्रिया विशेषण क्या, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे क्रिया हमारा क्या, बैठा, और नीचे हमारा क्या, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा क्रिया विशेषण हुआ बच्चों, नीचे इसकी विशेषता बता रहा है, तो नीचे हमारा विशेषण है और ये क्रिया। तो ये दोनों हमारे क्रिया विशेषण हुए। सिर्फ नीचे को ही हमने संबंध बोधक में किस तरह प्रयोग किया, देखिए राम मेज के नीचे बैठा है। यह राम और मेज का संबंध को कौन, ये दोनों संज्ञा शब्द हमारे यहाँ पे आए हैं और के नीचे ये इन दोनों के संबंध को बता रहा है। तो ये हमारा संबंध, अच्छा संबंध बोधक अव्यय है। चौथा देखिए, राधा बाहर खेल रही है। राधा की क्या विशेषता होता है, क्यों, कहाँ खेल रही है, खेल रही है तो कहाँ, यानी क्रिया क्या है, खेल रही है, और कहाँ, बाहर। उसकी विशेषता क्या है कि वो बाहर खेल रही है, विशेषता ये बताया ठीक है कि वो बाहर। तो यहाँ बाहर खेल रही है, यानी क्रिया से पहले ये हमारा प्रयोग हुआ है, विशेषता बता रहा है इसकी, किसकी, क्रिया की। ये हमारे क्रिया विशेषण है। और सेम बाहर का ही प्रयोग हम लोगों ने इसमें संबंध बोधक में देखिए कैसे किया। मंदिर के बाहर गोलू खड़ा है, यहाँ पे क्या, मंदिर और गोलू दोनों के संबंध को कौन बता रहा है, के बाहर। ये हमारा संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट देखिए, वह पीछे खड़ा है। वह, ये वह शब्द हमारा सर्वनाम हो गया, तो वह पीछे खड़ा है। खड़ा, खड़ा हमारा क्रिया शब्द है और पीछे उसकी विशेषता बताने वाले शब्द है क्रिया की। तो ये पीछे खड़ा है, यानी ये क्रिया के पहले ये हमारा ये विशेषता बता रहा है उसकी। तो ये हमारा क्रिया विशेषण हुआ। अब पीछे हम देखिए संबंध बोधक में हमने कैसे प्रयोग किया। वह पेड़ के पीछे खड़ा है, यहाँ पर वह सर्वनाम और ये पेड़ संज्ञा, इन दोनों के, वह पेड़ के पीछे खड़ा है। यहाँ पर बच्चों वह हमारा सर्वनाम शब्द है, ये संज्ञा, ये दोनों के जो है संबंध को बता रहा है के पीछे। तो यहाँ पे के पीछे हमारा संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट देखिए, मैंने यह किताब पहले भी पढ़ी है। पढ़ी हमारा क्या, क्रिया हो गया, और पहले ये हमारा विशेषता बता रहा है कि हमने इसको पहले भी पढ़ी है। तो आपके पढ़ने की क्या विशेषता बता रहा है कि पहले पढ़ी है। तो पढ़ी हमारा क्रिया और पहले हमारा विशेषण। तो ये हमारा क्रिया विशेषण है। और पहले को ही हम लोगों ने देखिए इसमें संबंध बोधक में कैसे प्रयोग किया जाता है। परीक्षा परिणाम से पहले डर लगता है। परीक्षा परिणाम से पहले डर लगता है। परीक्षा और परिणाम के आपस के संबंध को से पहले, यानी ये परीक्षा परिणाम और डर, इन दोनों के संबंध को से पहले बता रहा है। तो ये हमारा से पहले संबंध बोधक अव्यय है। लास्ट बच्चों, समय
प्रतिकूल चल रहा है। प्रतिकूल, प्रतिकूल माने विरुद्ध होता है, कहते हैं ना अनुकूल प्रतिकूल, तो प्रतिकूल माने विरुद्ध, यानी समय प्रतिकूल चल रहा है। चल रहा है समय के क्या कह रहा है ये क्या प्रतिकूल यानी विरुद्ध चल रहा है, तो ये हमारा विशेषता प्रतिकूल बता रहा है यानी विरुद्ध, तो ये हमारा क्रिया विशेषण है। और इसी को हमने इसमें संबंध बोधक में देखिए कैसे प्रयोग किया है। रघुवीर के प्रतिकूल नमन चुनाव लड़ेगा। यहाँ पे क्या के प्रतिकूल हमारे किसके, दोनों के आपस के जो है संबंध को बता रहा है। रघुवीर के और नमन के दोनों की चुनाव लड़ेंगे, तो ये इन दोनों के संबंध को दर्शा रहा है, प्रतिकूल के प्रतिकूल, तो ये के प्रतिकूल हमारा संबंध बोधक अव्यय हुआ। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये संबंध बोधक और क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में अंतर जो है समझ में आ गया होगा।